चलो अभी सब कुछ ठीक है ना? अभी तो गेज नहीं कर रहा है ना? सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो? हाँ यस सर। ठीक, चलो 5 मिनट इसी में लग गया। चलो कोई बात। तो देखो हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्फिगरेशनल, दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है। दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है। एक जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का बात करते हैं, उसमें हमारे पास जितना भी आइसोमर्स है उसको अगर आप जरूरत पड़ेगा तो सबको आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, जो आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, उसको आप सेपरेट नहीं कर पाते, ये आपको सिखाया गया। अब जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर था, उसका दो हिस्सा है। एक है उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक है उसका स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपके पास है ना 5 अलग अलग पॉइंट है। एक एक करके हम लोग 4 तक तो पढ़ चुके हैं और 5वें के बारे में आज का हम लोगों का मेन डिस्कशन बनता है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या देखे थे? सबसे पहले देखे थे चेन आइसोमर। इसमें सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेटेड लिंकेज। और डिफरेंस होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन एंड इन साइड चेन। मेन चेन सबको याद रहता है, साइड चेन आपको भी याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए कि साइड चेन भी सेम होता है, सॉरी डिफरेंट होता है। इसमें आपको बहुत सारा एग्जांपल्स आपको दिया गया। फिर आपके सामने आया पोजीशन आइसोमर्स, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, फंक्शनल ग्रुप सेम था, सेम मेन चेन था, साइड चेन था। मतलब साइड चेन और मेन चेन दोनों सेम है। डिफरेंस किस चीज का था भाई? तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का, या अनसैचुरेटेड लिंकेज का, या सब्स्टिट्यूएंट का। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे मौजूद होगा, या फिर अनसैचुरेटेड लिंकेज अपना पोजीशन बदल लेगा, या फिर सब्स्टिट्यूएंट अपना पोजीशन बदल लेगा। उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद डिस्कस किए थे, उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया गया था, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी कहते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लॉजिकली अगर बात किया जाए तो कोई भी मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, सैचुरेटेड ओपन चेन मॉलिक्यूल में बदलने के लिए जितना भी डबल बॉन्ड, साइक्लिक चेन सबको तोड़ के जितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, वही हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स का नंबर आता है वो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला भी था जहां से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का कैलकुलेशन कर रहे थे, और वो आपके पास था दैट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी इक्वल्स टू n v-2/2 + 1। ठीक है, यहाँ n स्टैंड करता है नंबर ऑफ एटम, v स्टैंड करता है वैलेंसी, और 1 है तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 आ जाए तो इसका क्या लॉजिकल मीनिंग आपके पास होगा? सर मतलब सिंगल बॉन्ड है या तो सिंगल बॉन्ड है, सही है। अच्छा, या फिर एक साइकिल है, करेक्ट है ना? दोनों सही है ना? हाँ सर, ये सर सिंगल बॉन्ड है और ये साइकिल है। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड 2 आ जाए तो आपके पास क्या इसका लॉजिक होगा? क्या सर? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 डबल बॉन्ड है, या 2 साइकिल है, या एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल है? बोलो सही है। यस सर। फिर आपके पास आया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें तो बहुत बेहतरीन डिस्कशन लास्ट आप किए थे। ठीक है, कौन किसके साथ होगा? अल्कोहल ईथर के साथ होगा, और भी बहुत कुछ था, एल्डिहाइड कीटोन था, साइक्लिक अल्कोहल, इनोल था, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। उसके बाद फिर हम लोग के पास था कार्बोक्सिलिक एसिड था, ईस्टर था, उसके बाद फिर इन, ओल, ओल प्लस प्लस, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। ठीक है, ईथर, कार्बोक्स, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन, बहुत सारा डिस्कशन इसमें हम लोग लास्ट किए थे। फिर आया आपके पास एक हल्का फुल्का आइसोमेरिज्म, नाम है मेटामेरिज्म। ये कहां एग्जिस्ट करता है मेटामेरिज्म? डाइवैलेंट फंक्शनल, जहां डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो वहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये डिस्कशन हम लोग उसके इसमें किए। उसके बाद आपके सामने आया था टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या था, फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, और आज का डिस्कशन इसी टॉटोमेरिज्म पे चलना है। पूरा का पूरा शुरू से लेके लास्ट तक इसको आज हम लोगों को फिनिश करना है, टॉटोमेरिज्म। ओके, पूरा का पूरा क्लास टॉटोमेरिज्म के नाम, टॉटोमेरिज्म। तो एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें दोनों आइसोमर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। मतलब एक आइसोमर जरूरत पड़ने पे दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है, और दूसरा जरूरत पड़ने पे पहले में कन्वर्ट होता है। दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होता है, और थोड़ी देर के बाद दोनों आइसोमर्स के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इस तरह का आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। कभी भी दो आइसोमर अगर एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर पाए
अगर एक आइसोमर ए दूसरा आइसोमर बी के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग है ना टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए इसमें आगे, इसमें हमारे पास बहुत सारा डिस्कशन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो कीटो फॉर्म और इनोलिक फॉर्म था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि टॉटोमेरिज्म में और क्या क्या हो सकता है तो आप लोग सबसे नीचे स्लाइड के सबसे नीचे वाले सेक्शन में जाएं, हम आपको एकदम लास्ट में वहां तक ले जाएंगे। आप याद रखिएगा कि आपका ये जो टॉटोमेरिज्म है वो बेसिकली कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म पे तो होगा ही, सारा पढ़ाई इसी पे होगा। उसके अलावा ऑक्साइन फॉर्म और नाइट्रोसो फॉर्म, उसके अलावा एमाइन फॉर्म और इमाइन फॉर्म, और उसके अलावा लैक्टम फॉर्म और लैक्टिन फॉर्म, इन सब पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो आप कहानी ऊपर सीखेंगे वो इन सब तीन अलग अलग तरह के ग्रुप्स में भी काम करेगा, लेकिन आपका डिस्कशन 90 to 95% केवल इसी के अराउंड में घूमना है। तो आपको केवल और केवल है ना कीटो इनोल, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म के बीच का जो टॉटोमेरिज्म है उस पे काम किया जाएगा। जो आप यहां सीखेंगे उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस ठीक है, सर। तो टॉटोमेरिज्म अलग अलग तरह का होता है, लेकिन हम लोगों को जो मेन डिस्कशन करना है वो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म के बारे में करना है। तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म C डबल बॉन्ड O होगा, इनोल फॉर्म इन भी होगा और साथ में ओल भी होगा, इन भी होगा और साथ में ओल भी होगा, इन भी होगा साथ में ओल भी होगा। क्या आप लोग सीखे थे कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म आर इंटर कन्वर्टेबल इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम? ये तो लास्ट करके गए थे आप लोग। यस सर। अगर हम लोगों के पास एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन है तो एसिड विल प्रोवाइड H+, ऑक्सीजन विल सप्लाई इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट H+। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए कार्बन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही कार्बन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस, तुरंत उस प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा। तो हमारे पास ओ था वो इन ओल में कन्वर्ट हो गया, इन प्लस ओल, इसी को आप कहते हैं इनोलिक फॉर्म। तो कन्वर्शन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनोलिक फॉर्म, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था बाय यूजिंग एसिड। ठीक है, दूसरा देखो बेस कैटालाइज्ड कन्वर्शन, ये हम लोग कर रखे हैं, ये आप लोग लास्ट में पढ़ रखे हैं, इसलिए थोड़ा फटाफट निकल रहा है। आगे बहुत सारा चीज है, डिटेल में जाना है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल। ठीक है, बेसिक फॉर्म का जो बेस होता है वो सबसे पहले H की तरफ लपकता है, H तुरंत अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। जैसे ही H पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां नहीं गलत, जैसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा, आप ऐसा सोचें कि C पे आ गया माइनस, C अपना माइनस जब बगल वाले बॉन्ड पे उतारेगा तो ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेगा, O पे माइनस, और ये O का माइनस बेस के H को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके O माइनस और H+ मिलके OH हो जाएगा, और फिर से B माइनस अलग। अगर आपको लास्ट डे का कन्वर्सन याद है तो हम आपसे यही ना पूछ रहे थे कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे काम करता है जैसे हम कुछ नहीं किए थे। मतलब Yes, आप उसका फाइनल अमाउंट अनरिएक्टेड दिखाते हैं, जबकि वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। रिएक्शन में हिस्सा लेता है, फिर जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो फिर से वो अनरिएक्टेड फॉर्म में आपको दिखने लगता है, जैसे शुरू में था वैसे बात। ठीक है, तो आपके पास समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर चाहेंगे तो आप इस कीटो फॉर्म को इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और आप उस कीटो फॉर्म को फिर से आप चाहेंगे तो इन ओल में कन्वर्ट कर सकते हैं इवन इन प्रेजेंस ऑफ बेस आल्सो। यही तो समरी है जो कहानी लास्ट डे तक हम लोग पढ़ के गए थे। क्या मेरी बात समझ में आई? yes sir. चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब आइए आज के क्लास में नया चीज, कंडीशन फॉर एनी मॉलिक्यूल टू शो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। क्या हर एक मॉलिक्यूल जो आपको दिया जाएगा वो सब कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई होना बेहद जरूरी है।
क्या है सर? जो हमारा C डबल बॉन्ड O है ना, जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, उसके बगल वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। ये है आपका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन का दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहला, ये sp3 होना चाहिए, और दूसरा इसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल अगर आपसे बोला जाए कि वेदर इट विल सोल्व कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म और नॉट, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जो हमारा अल्फा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसके ऊपर कितना अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन अगर है तभी वो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। अरे सोचो ना यार, अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो ट्रांसफर किसको आप कीजिएगा? आप जो ट्रांसफर करते हैं वो यही हाइड्रोजन होता है ना, वो यही हाइड्रोजन होता है ना जो यहां से निकल के जाके इसको जुड़ जाता है। तो कम से कम एक हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे होना ही चाहिए, और जो अल्फा पोजीशन का कार्बन है उसका sp3 होना एकदम बेहद जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब चलिए इसी चीज को नीचे फॉलो अप कीजिए। क्या मेरा पहला मॉलिक्यूल कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा, चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बन को पकड़े या राइट वाले कार्बन को पकड़े। क्या आपका लेफ्ट वाला कार्बन आपको दिखा रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कम से कम इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि राइट वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? तो राइट वाले कार्बन से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन लेफ्ट वाले में sp3 भी है और साथ में 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है, सो शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। आवाज नहीं आया? सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगले मॉलिक्यूल पे आ जाओ, पहले इतना कर लो फिर हम और दिखाएंगे। इस मॉलिक्यूल पे गौर करो, राइट वाला कार्बन जो है वो sp2 है, काम खत्म। अब राइट में से नहीं होगा, राइट वाले से नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन में गोल हो गया, खत्म। लेफ्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन तो सही है, लेफ्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन तो सही है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ना लेफ्ट से ना राइट से वो कहीं से टॉटोमेरिज्म शो करने के काबिल नहीं है। चलिए अगला बताइए, अगला वाला दोनों ही कार्बन, चाहे आप राइट वाला कार्बन ले वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेफ्ट वाला कार्बन ले वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, फिर आइए लेफ्ट में, यहाँ पे आ जाइए। क्या ये लेफ्ट वाला कार्बन कैपेबल है टू शो टॉटोमेरिज्म? नहीं सर, लेकिन राइट वाला तो कर सकता है ना, राइट वाला तो कर सकता है ना। ठीक है, सो इट कैन शो टॉटोमेरिज्म। और पता है ये क्या है? जब आप इसका कीटो फॉर्म को, जब आप इसके कीटो फॉर्म को इसके इनोलिक फॉर्म में बदलते हैं, इनोलिक फॉर्म में बदलते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मिलता है, नाम है फिनॉल। देख रहे हो उसका इनोलिक फॉर्म फिनॉल, इनोलिक फॉर्म फिनॉल। हम आपको अभी ही एक चीज बता दें, आगे 2-3 बार आएगा। केवल और केवल फिनॉल एक ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, फिनॉल एक ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसमें कीटोनिक फॉर्म से लाख गुना ज्यादा स्टेबल, मतलब बोलने का बात है लाख गुना, 100 गुना तक होता है, ठीक है ना, लाख गुना ज्यादा स्टेबल जो है वो उसका इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस कीटोनिक फॉर्म इज मोर स्टेबल। लेकिन फिनॉल वाला मॉलिक्यूल, इसको है ना आराम से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम एक्सेप्शनल है, एकदम एक्सेप्शनल है। जनरल थ्योरी में कीटोनिक फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनोलिक फॉर्म इज लेस स्टेबल, बट इन केस ऑफ फिनॉल 99.9% ये एग्जिस्ट करता है। इसको तो लिखना है तो लिख लो, मन है तो लिख लो, 0.01 या 0.1% एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या कारण है कि राइट हैंड साइड वाले का स्टेबिलिटी इस केस में इतना ज्यादा हो जाता है? कोई एक वर्ड बोल सकता है क्यों स्टेबल ज्यादा हो जाता है? सर सारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, इसके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाता है, और एरोमेटिसिटी आ गया मतलब सब फेल।
काम खत्म। इसके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी इससे लाख गुना ज्यादा है, मतलब 100 गुना ज्यादा है। ओके चलिए भाई, अच्छा है। तो अगला जो टॉपिक है वो इसी कहानी पे बेस्ड है कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में कब कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कब कौन कम स्टेबल होगा। मेरे बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, इनोलिक फॉर्म कम स्टेबल होता है। ठीक है, हमेशा थोड़ा गलत है, कभी कभी इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लेकिन इनोलिक फॉर्म का स्टेबिलिटी, सर पहले कुछ आप यहां देखिए, खेल देखिए। मान लो कीटो फॉर्म है ए और इसका इनोलिक फॉर्म है ए डैश, कीटो फॉर्म है बी, इसका इनोलिक फॉर्म है बी डैश, कीटो फॉर्म है सी, इसका इनोलिक फॉर्म है सी डैश। इन सब में हुआ क्या, ए वाले के केस में कीटो फॉर्म है सपोज 98% और इनोल फॉर्म है 2%, ये है 90%, ये है 10%, ठीक है, और ये मान लो है 80% और ये मान लो है 20%। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि ए से ए का जो इनोलिक फॉर्म है उससे बी का इनोलिक फॉर्म मोर स्टेबल है? यस सर। Yes, sir. हाँ, ए के इनोलिक फॉर्म से बी वाला इनोलिक फॉर्म मोर स्टेबल है, बी के इनोलिक फॉर्म से सी का इनोलिक फॉर्म मोर स्टेबल है। बोलो समझा? यस सर। ठीक, आप इसको मिसरीड मत कीजिएगा कि सर बोल रहे हैं कि इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया, कीटोनिक कम हो गया। बोलो, कहीं भी लिखा हुआ, कहीं भी आप देख रहे हैं कि इनोलिक ज्यादा स्टेबल और कीटोनिक कम है? नहीं, इसके इनोलिक से ये ज्यादा है, इसके इनोलिक से ये ज्यादा है। इनोलिक कम है, इनोलिक कम स्टेबल है, लेकिन जो कम वाला इनोलिक फॉर्म है इसमें इसका कंटेंट से ज्यादा इसका कंटेंट मिलेगा, इसके कंटेंट से ज्यादा इसका कंटेंट मिलेगा। मेरे लैंग्वेज को समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप मिसरीड मत कीजिएगा और मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बेहतरीन सेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, नाउ सी दैट सबसे पहला चीज कि जब मेरे पास इनोल बन रहा है, जब मेरे पास इनोल बन रहा है तो आखिर उसको बनाएंगे कैसे? देखो, सुनो, समझो। हमेशा ध्यान रखना, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड दो तरह का कन्वर्शन होता है कीटो का इनोल में। एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड दो तरह का कन्वर्शन होता है कीटो का इनोल में। ठीक है, सर क्या बता रहे हैं सर? जरा इसको रफ कर दे, इसका तो कोई काम है नहीं। हाँ, सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऐसा, यहाँ पे H है, यहाँ H है। जब हम इसको इनोलिक फॉर्म में बदलेंगे, जब हम इसको इनोलिक फॉर्म में बदलेंगे तो आप देखिए कि आप एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन करना चाहते हैं या आप बेस कैटालाइज्ड कन्वर्शन करना चाहते हैं। OH माइनस भी लिख सकते थे, एसिड कैटालाइज्ड। अगर आपके पास एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन है, अगर आपके पास एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन है तो इस हाइड्रोजन को A कह लो और इस हाइड्रोजन को B कह लो। देखो जी ध्यान से, डबल बॉन्ड तुम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी दे सकता है और इस कार्बन और इस कार्बन के भी बीच दे सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। दोनों में हाइड्रोजन है। दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन है। तो आप हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल सकते हैं, ए से वाला भी निकाल सकते हैं, बी वाला भी निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रहेगा, जब हम लोगों के पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रहेगा तो याद रखना कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वो बनता है मेजर, और बेस कैटालाइज्ड में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है वो बनता है मेजर। मेजर बनाने के लिए आपको ऐसे सोचना चाहिए, मेजर एसिड कैटालाइज्ड है तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकालो और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड C के साथ एक H रह गया और यहां आ गया CH3।
और जब बेस रहेगा तो बनेगा हम लोग के पास CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। सर नहीं समझे सर, क्या हो गया यहाँ पे, कुछ नहीं समझे। आपको देखिए एक वर्ड को समझना पड़ेगा और वो होता है कि बेस कैटेलाइज्ड और एसिड कैटेलाइज्ड में कौन कार्बन ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए O तो यही है, OH तो यही है। अब H या तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए। इस हाइड्रोजन के निकलने से डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच आएगा और इस हाइड्रोजन के निकलने से डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच आएगा। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन निकलने वाला है? आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्शन और इट इज बेस कैटेलाइज्ड कन्वर्शन। ये एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्शन है या बेस कैटेलाइज्ड कन्वर्शन, आपको ये देखना पड़ेगा। अब सर ये समझिए, अगर ये एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्शन है तो बीच वाले मॉलिक्यूल के अंदर है ना कार्बन का डबल बॉन्ड देने का कोशिश करना, और अगर ये बेस कैटेलाइज्ड है तो साइड में डबल बॉन्ड देने का कोशिश करना। इसको हम लोग कहते हैं मोड सब्स्टिट्यूटेड और इसको हम लोग कहते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड। मोड सब्स्टिट्यूटेड एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोड सब्स्टिट्यूटेड एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, मोड सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड आएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग होगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि बाहर वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड आएगा और कम से कम ब्रांचिंग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो जैसे हमारे पास यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां पे CH3 है। जब आप इसका एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्शन करेंगे और जब आप इसका बेस कैटेलाइज्ड कन्वर्शन करेंगे, हम आपसे पूछते हैं A वाले से हाइड्रोजन निकला B वाले, बताओ तो एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्शन में कहां का हाइड्रोजन निकल जाएगा, A से या B से? B से निकलेगा। B से एसिड कैटेलाइज्ड में B से हाइड्रोजन निकल जाएगा और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH3 ऐसे ही रहेगा। बोलो समझे? और बेस कैटेलाइज्ड में A वाले से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये OH बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH3 ऐसे ही रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अगला एग्जांपल एक और करते हैं, ठीक है, एग्जांपल से ही सब चीज ये क्लियर होता है। मान लो जैसे हमारे पास, सपोज हमारे पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे 2 CH3 है। अब आप इस केस में एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन किए और आप इस केस में बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन किए। बोलिए सेम प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट? सेम प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट? भाई इस केस में तुम कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल यहीं पे एक हाइड्रोजन ही अवेलेबल है। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 0। बोलो हाँ या ना? क्या बोले कुछ बोले अभी? ब्रांच में कुछ निकाले हुए थे क्या? ये तो CH3 है ना। अच्छा हाँ ठीक। यहाँ पे ना आप देखोगे, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे एसिड कैटेलाइज्ड रहे या बेस कैटेलाइज्ड, आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये CH3 रहेगा और यहाँ पे 2 ग्रुप रहेगा और यहाँ भी सेम होगा। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे चांस ही नहीं है ना, दूसरे का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो आपको हर चीज के लिए दिमाग खुला रखना, हर चीज आपको सोचना, हर चीज आपको समझना, हर चीज आपको सोचना है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट किसी को?
नो नो सर। नो सर। ठीक, मतलब फिर OH वाला वहीं पर रिएक्ट करेगा। नहीं बोले, नहीं समझे, मतलब फिर जहाँ से बोलो, पूरा बोलो। OH वाला वहीं पर रिएक्ट करेगा पहला पोजीशन पे ही। हाँ, यही जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, कहाँ जाएगा OH? अगर यहाँ H था, देखो जैसे प्रीवियस केस में क्या था ना, यहाँ भी हम लोगों का 2 को H था और यहाँ H था, एक H था, तो हमारा H जो था वो यहाँ गया, H प्लस जो है वो यहाँ गया और OH यहाँ गया। बोलो सही है? यस सर। लेकिन इस केस में तो यहाँ पे H है ही नहीं ना। यस सर। चलिए, ये था तुम्हारे पास एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज। हमेशा ध्यान रखना, एसिड कैटालाइज में बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब इनोल, और इस केस में बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोल। मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोल और लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोल, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल केस ना आए। चलो अगला देखो। नेक्स्ट केस, यहाँ पे सब एग्जांपल एक एक करके आपको दिया गया है, हम आपके साथ एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। अगला देखिए, अगर हमारे पास मोनोकीटोनिक ग्रुप है, मोनोकीटोनिक मतलब एक कीटोन ग्रुप, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोलिक फॉर्म। कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा इनोलिक फॉर्म से, केवल एक एक्सेप्शन को छोड़ के। कौन सा एक्सेप्शन है भाई? अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, कौन है एक्सेप्शन में? फिनॉल। फिनॉल को छोड़ दीजिए तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोलिक फॉर्म। कीटो फॉर्म जो है वो इनोलिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है अगर ऐसा है। अब देखो, अगर हम कीटो फॉर्म और इनोलिक फॉर्म का स्टेबिलिटी पूछे तो कीटो फॉर्म इज मच मोर स्टेबल देन इनोलिक फॉर्म। तो जब आप इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी बात करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। पढ़े आप लोग? यस सर। तो अगर मेरा प्रोडक्ट कम स्टेबल है, अगर मेरा प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो कम बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रहेगा। तो जब आप Kc का वैल्यू लेंगे तो दैट इज मच मच स्मॉलर देन 1 से काफी छोटा आता है। कारण ये है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा रहना चाहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हम क्या बोल रहे हैं? यस सर, जहाँ स्टेबल ज्यादा रहेगा उस तरफ ज्यादा रिएक्शन करेगा। हाँ, ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा कीटो फॉर्म की तरफ रहेगा, रिएक्टेंट कंटेनर में ज्यादा मिलेगा। तो रिएक्टेंट अगर ज्यादा मिलेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो K का वैल्यू 1 से काफी छोटा रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो जरा, अगर हमारे पास 1,2 डाइकीटोन है, मतलब एडजेसेंट कीटोन्स, अगल बगल में एडजेसेंट कीटोन्स, अगल बगल में एडजेसेंट कीटोन्स। एडजेसेंट कीटोन में इनोल कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो और इस हाइड्रोजन को इस O पे पहुंचा दो, ये डबल बॉन्ड यहां ले आओ, ठीक है, बन गया तुम्हारा इसका इनोल फॉर्म। सही है? कभी भी जब भी आपके पास इस तरह का 1,2 पे 1,2 मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे कीटोन रहे तो आपको कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, कुछ चीजों को बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अगर हम बोलेंगे कि चलो जी ये तो इसका इनोलिक सॉरी कीटोनिक, ये तो इसका कीटोनिक फॉर्म है, इसका इनोलिक फॉर्म बनाओ। तो इनोलिक फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन दे लें। आप है ना लेफ्ट और राइट कहीं से भी हाइड्रोजन को ऊपर ट्रांसफर कर दें और आपके पास बन जाए CH2 डबल बॉन्ड C के साथ OH, और ये ऐसे ही रह जाएगा। सर यही बना सकते हैं केवल, क्या राइट वाला नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आप राइट वाला भी कर सकते हैं, आप राइट वाला भी कर सकते हैं। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C OH और डबल बॉन्ड CH2। आई होप सो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, नो सर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। अच्छा, मान लो हम तुम्हारे सामने ये बनाएं,
आप बताओ कि जब आप इसका कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बनाओगे तो आपका जो H का शिफ्टिंग होगा वो लेफ्ट से होगा या राइट से होगा? सर राइट से। राइट से होगा, क्योंकि लेफ्ट में तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है नहीं। लेफ्ट में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस बार जब आप इसका प्रोडक्ट लिखिएगा तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, हम तुम्हारे सामने ये मॉलिक्यूल दे दें, तो क्या बोलते हो, अब क्या करोगे? सर कुछ नहीं होगा, नहीं बनेगा सर, कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर इसका जो टॉटोमेरिन शो करने का जो बेसिक कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। टॉटोमेरिन शो करने का जो फंडामेंटल बेसिक कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना क्या हो रहा है? यस। ठीक। अब ये बताइए कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है? हम फिर से बोलेंगे, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। लेकिन इस बार जो कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी है प्रीवियस कीटो फॉर्म से कम होगा। जैसे पहला वाला 99% लिखे थे और उधर राइट हैंड साइड में 1% था ना, इस बार लिखेंगे 99 की जगह 90%। हाँ, अभी भी 90 और 100 है, 90 और 10 है, लेकिन 90 तो 99 से तो कम है ना। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो सर इसमें क्या हो रहा है ऐसा? देख भाई, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन। देखना जरा ध्यान से समझना। जब मेरा दोनों ऑक्सीजन एक तरफ होगा, मेरे थंब को ऑक्सीजन मान लो, जब मेरा दोनों ऑक्सीजन एक तरफ होगा तो दोनों ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्सन की वजह से बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रिपल्सन की वजह से दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को रिपेल करता है और वो उल्टा एग्जिस्ट करता है, लाइक दैट। डाइकीटोन्स जो एडजेसेंट डाइकीटोन्स होता है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों ऑक्सीजन एक तरफ नहीं रहता, वो घूम के ऐसे हो जाता है। घूम के ऐसे होने के पीछे का कारण है, घूम के ऐसे होने के पीछे का कारण है कि दोनों ऑक्सीजन अपोजिट में आ जाए। जब दोनों ऑक्सीजन अपोजिट में आ जाएगा तो उनके बीच का रिपल्सन डिक्रीज कर जाएगा। आप याद है पूरे ऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ रहे हैं कि रिपल्सन घटना चाहिए, स्ट्रेंथ घटना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो याद रखना, इस केस में जो मेरा डाइकीटोन्स है वो यहाँ पे रिपल्सन फील करता है, तो रोटेशन होगा और रोटेशन होके ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर है, सी डबल बॉन्ड ओ नीचे है, बाकी इसी फॉर्म में ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है। हाँ, स्टिल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्टिल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्टिल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। कीटो फॉर्म इज, बना दिए ना? हाँ बना दे रहे हैं, ब्लैक में कुछ दिख नहीं रहा, एकदम बना दे रहे, एकदम बना दे रहे। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है ना? आप यहाँ देखो ना, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है वो देखो, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऊपर है और एक डबल बॉन्ड O नीचे आ गया, बस समझ गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, घूम गया। यस। ठीक है, अभी भी कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, अगर किसी कारणवश इनके घूमने के फेनोमेनन को रोक दिया जाए, अगर हम बोले कि नहीं भाई आपको ऐसे ही रहना है, और एक ऐसा है जिसमें ये घूम सकता है, एक ऐसा है जिसमें ये घूम नहीं सकता, और एक ऐसा जिसमें ये घूम सकता है, तो आप ही सोचो कि कब क्या होगा। तो अगला देखिएगा, जहां हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, घूमने से हम रोक देंगे, घूमने से हम रोक देंगे। देखो तो, जब हम लोग साइक्लिक डाइकीटोन का बात करते हैं, यहां देखो साइकिल है भाई, कहानी तो फिर से वही चलेगी कि दोनों का लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों का लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि भाई साइकिल है, साइकिल है, जुड़ा हुआ है, वो घूम नहीं सकता, जुड़ा हुआ है, घूम नहीं सकता। क्या बोलते हो, समझ गया? यस सर। साइकिल है, वो जुड़ा हुआ है, एक ही तरफ रहेगा, वो घूम नहीं सकता। देखो, सिंगल बॉन्ड था, इन टू इंड ओवरलैपिंग था, ऐसे तो घूम गया था प्रीवियस केस, लेकिन जब साइकिल है, सब बंधा हुआ है, तो ये घूम नहीं सकता। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर, नहीं घूम सकता। तो अगर ये नहीं घूम सकता, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ऐसे केस में ये अपने आप को इनोलिक फॉर्म में ज्यादा ले जाएगा। जरा इस एरो को देखना, इनोलिक फॉर्म की तरफ बड़ा और कीटोनिक की तरफ छोटा बनाया गया, तो इनोल वाला स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपैरिजन टू प्रीवियस वन।
सर नहीं समझे, क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर आ गई। यस सर। ठीक है भाई, थोड़ा इस पे एक एग्जाम्पल पे काम करें तब ये ज्यादा अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगा? मेरे साथ नेट कनेक्शन चल गया था। बता रहे हैं, यहाँ देखो, ठीक है, बता रहे हैं, यहाँ देखो, देखिए आपके पास है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3, और ठीक है, इसका बना है ये है इसका इनोलिक फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, C बॉन्ड OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये बना। दूसरा हम लोगों के पास है, ये है डाइकीटोन, एकदम आराम से समझिए जी, और ये जब कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास ये बना है भाई बॉन्ड OH, इधर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, ये है इसका कीटो फॉर्म, ये है इसका इनोलिक फॉर्म, ये है इसका कीटो फॉर्म, ये है इसका इनोलिक फॉर्म। अगर हम तुमसे ये पूछें कि A अप और A डैश है, यहां पे B और B डैश है, तुम जरा सोच के बताओ A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है? A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है? सर A ज्यादा स्टेबल, नहीं सर। A ज्यादा स्टेबल, A ज्यादा स्टेबल। कारण है कि A के पास मौका है कि वो अपने आप को घुमा देगा, स्टेबल हो जाएगा। A के पास मौका है सिंगल बॉन्ड के राउंड में ऐसे घूम जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन B चाह के भी अपने आप को घुमा नहीं सक रहा है, बोलो है कि नहीं? साइकिल में। हाँ सर। तो अगर हम तुमसे पूछें कि इन A एंड B, A से ज्यादा B स्टेबल है, B इज मोर स्टेबल, बोलो सही है? यस सर। हाँ गलत बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया ना? यस सर। हाँ उल्टा बोल दिया, उल्टा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन रखना है, ठीक है। तो A ज्यादा स्टेबल है, B कम स्टेबल है, ये रहा स्टेबिलिटी। अब सुनो, जो ज्यादा स्टेबल है उसका इनोल कम होगा, और जो कम स्टेबल है उसका इनोल ज्यादा होगा, बोलो सही है कि नहीं? सुनाई दे रही है मेरी बात? यस सर। यस। ये वाला मोर स्टेबल था तो उसका इनोल कम होगा, यस सर। और ये वाला लेस स्टेबल था तो उसका इनोल ज्यादा होगा। यस सर। सर। इनोल, स्टेबिलिटी, तो जो कीटो फॉर्म कम स्टेबल है उसका इनोल ज्यादा स्टेबल है, और जो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है उसका इनोल कम स्टेबल है। मेरी बात समझ में आई? जी सर। सर तो मतलब इक्वल भी हो सकता है। अब नया बात मत बोल, ठीक है? ये समझ गया? यस सर। इक्वल मतलब क्या बोला? अब जरा तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर क्रॉस पूछेंगे तुमसे। इक्वल मतलब आप क्या बोले, बोलिए? मतलब सर इनोलिक और कीटोनिक दोनों मतलब इक्वल स्टेबल भी हो सकते 50-50% बोल रहे हो? हैं। यस सर। एकदम 50 से क्यों पकड़ के चल रहे हो? 49-51 भी रहने दो। मेरे सर मतलब पूछ रहे 50 में हो 100 में से 1% चांस है, 100 में से 1% चांस है, ठीक है? यस। अच्छा, कभी कभी लॉजिकली भी है ना बात समझा जाता है। आप जब किसी के ज्यादा स्टेबल किसी के कम स्टेबल के पीछे का कारण पढ़ते हैं तो आपको किसी को ज्यादा स्टेबल और किसी को कम स्टेबल ही पढ़ना है। दोनों इक्वली स्टेबल हो जाएगा, क्यों पढ़ रहे हैं जब दोनों इक्वल स्टेबल है?
ठीक है, चलो आगे आगे देखिए अगला चीज। इस बार हम लोग 1,3 डाई कीटोन में जा रहे हैं। 1,3 मतलब बीच में एक छोड़ देना, 1 2 3 1 3। फिर प्रीवियस देखा था 1 2 था, ये सब 1 2 है ना? यस सर। ये सब 1 2 है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं 1 3, बीच में एक छोड़ देंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। देखिए जब हमारे पास 1 2 3 में 1 3 डाइकीटोन होता है, तो जैसे ही आप इसका इनोलिक फॉर्म बनाते हैं, जैसे ही आप इसका इनोलिक फॉर्म बनाते हैं, एक खास चीज आ जाता है, वो है 6 मेंबर का रिंग। एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर का एक रिंग बनता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, नहीं समझे सर, नहीं समझे सर, नहीं समझे सर, इतना जल्दी जल्दी मत समझना, बस समझना ना तो फिर भूलना मत। देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे भी होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं। आप बोलिए एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन करना चाहते हैं या बेस कैटालाइज्ड? हम आपको मैकेनिज्म दिखा देंगे। बोलिए एसिड कैटालाइज्ड। चलिए अच्छा है, अगर एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्शन है तो दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन पकड़ लेना, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, और हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड O के साथ H आ गया, यहाँ CH के साथ एक H हम बाहर दिखा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। जब आप ऑक्सीजन के प्लस को हटाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब यह हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हम बोलेंगे कि O के साथ H आ गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, और इस C के साथ डबल बॉन्ड O रहा? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा हम एडजस्ट करके बना रहे हैं। कार्बन CH, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H। आप लोग नाम सुने होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, बार बार आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड के कंडीशन के हिसाब से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना पाएगा? हाँ यस सर। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएगा तो क्या आपको मिला? 6 मेंबर साइकिल रिंग। यस सर, 6 मेंबर। हाँ हाँ ये। और आप याद करो, आपको पढ़ाया गया था कि कहीं भी अगर 6 मेंबर का साइक्लिक रिंग बनेगा देन इट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। हाँ सर। इसलिए ध्यान रखना, आप बेस कैटालाइज भी ले सकते थे, कोई इशू था नहीं। तो जब कभी भी आप 1 3 डाई कीटोन का बात करेंगे, जब कभी भी आप इस तरह से 1 3 डाई कीटोन का बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उसका इनोलिक फॉर्म बनता है उसमें 6 मेंबर का रिंग बन जाता है, और इस 6 मेंबर के रिंग के बनने की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया अभी? यस सर। यस। ठीक है, आइए आगे। इन दिस केस इनोलिक फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटोनिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म का स्टेबिलिटी जो है वो कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्या किसी को डाउट यहां तक समझने में? नहीं सर। ठीक, अब देखिए हम इसमें भी कुछ और ट्विस्ट लाने जा रहे हैं, सो बी केयरफुल। हमारे पास लोन पेयर, यहाँ देखो लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद फिर सिग्मा बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक डबल बॉन्ड डाल देते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, लोन पेयर आ गया, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर। बोलो कंजुगेटेड सिस्टम बनके तैयार है? पूरा सर। तो कंजुगेटेड सिस्टम बनना भी इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कंजुगेशन आ जाने से मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने आप को डिलोकलाइज कर पाता है, और डिलोकलाइजेशन अगर बढ़ता है तो याद रखिएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये जो कंजुगेटेड है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर, ये जो कंजुगेशन आ गया है इस मेंबर के अंदर इनोलिक फॉर्म में,
वो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। आई होप सो, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो। ठीक है, अब आइए हम इसको अलग अलग फॉर्म में आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से। OH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, या H हटा देते हैं। अब यहां सोचो, यहां आप अपने जरूरत के हिसाब से ग्रुप्स लगा सकते हैं ना? आवाज आ रही है? सर जरूरत के हिसाब से क्या ग्रुप? रुको, हम आपको 2-3 फिगर यहाँ पे बनाना चाहते हैं। एकदम आराम से जाइए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, हड़बड़ी में करके गड़बड़ी नहीं करना है, सब चीज को क्लियर रखना है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप, यहां ग्रुप। आप तीनों ही केस में अगर तुमसे कोई बोल दे कि भाई तीनों केस में क्या डाइकीटोन 1,3 डाइकीटोन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, तो हम बोले हाँ 1,3 डाइकीटोन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन बताओ जरा किस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा या कम है। तो अब आपको ग्रुप्स देखना होगा। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पढ़े, फिर हम राइट में उसको फिगर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास R1 है, R2 है, R3 है। R1 है, R2 है, R3 है। याद रखना, अगर R1, R2, R3 एकदम छोटा हाइड्रोजन हो, या फिर जैसे जैसे आप इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप कहने का मतलब बड़ा ग्रुप। आप जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स का नंबर बढ़ाते हैं, याद रखना कीटोनिक फॉर्म, जैसे जैसे आप बल्कि ग्रुप्स का नंबर बढ़ाते, याद रखिएगा कीटोनिक फॉर्म का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इनोलिक फॉर्म का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं चल रहा है। जरा गौर करना, मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को समझना। अगर ये तीनों जगह हाइड्रोजन है तो छोटा ग्रुप है। अगर मान लीजिए हमारे पास तीनों जगह मिथाइल ग्रुप है तो उससे बड़ा ग्रुप है। और अगर हम तीनों जगह कार्बन के साथ 3 CH3 जोड़ दें, कार्बन के साथ 3 CH3 जोड़ दें, यहां भी कार्बन के साथ 3 CH3 जोड़ दें, और यहां भी कार्बन के साथ 3 CH3 जोड़ दें, तो सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप इसी केस में ना है? यस सर। इस केस में सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है। याद रखना, इनोलिक कंटेंट मिनिमम है, इनोलिक मिनिमम है, इनोलिक कंटेंट सबसे कम है, कीटोनिक कंटेंट मैक्सिमम है, कीटोनिक फॉर्म ज्यादा है। अगर हम लोग बल्कि ग्रुप बढ़ाएंगे, अगर हम लोग बल्कि ग्रुप बढ़ाएंगे तो कीटोनिक फॉर्म ज्यादा रहेगा, इनोलिक कम रहेगा। और अगर हम लोग छोटा छोटा ग्रुप लाएंगे तो इनोलिक फॉर्म मोर होगा, इनोलिक मैक्सिमम होगा और कीटोनिक कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसी चीज को जो तुम्हारे सामने अभी बना है, उसी चीज को आपके सामने शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर R1, R2, R3 H हो, R1, R3 CH3 हो और R2 H हो, R1, R2, R3 ये सब C के साथ 3 CH3 हो, तो ध्यान रखना ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ थर्ड केस में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो याद रखना सबसे कम लीस्ट इनोलिक, सबसे कम इनोलिक यही होगा। और इस केस में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, छोटा ग्रुप्स है, लेस आपको पता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ऐसे केस में इनोलिक कम होगा,
इनोलिक लेस होगा, लीस्ट होगा, कीटोनिक मोर होगा। क्या बोलो, समझ में आया? रुक जाओ, छोटा करने दो, हर चीज को दिमाग में एक बार में देखने का कोशिश करो। पढ़ो मत, दिमाग दौड़ाओ। पढ़ो मत, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ कि क्या पढ़ाया गया है। देखो 1,3 डाइकीटोन है तो 6 मेंबर का रिंग बनने की वजह से उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, इनोलिक का स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे ग्रुप बदल देंगे तो आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारे पास छोटा छोटा ग्रुप्स है तो इनोलिक ज्यादा, कीटोनिक कम। अगर बड़ा बड़ा ग्रुप्स है, बड़ा बड़ा ग्रुप्स है तो कीटोनिक ज्यादा, इनोलिक कम। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? यू कैन आस्क दैट। खत्म करेंगे इसको, जल्दी जल्दी बोलो, कहीं भी डाउट है फटाक से बोलो। नहीं एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अब फिर से वही रटा रटाया चीज क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, सब कोई देखिएगा ध्यान से। ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये है A, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये है B, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O है, ये है C। इन तीनों केस में सबसे ज्यादा ABC को इनोलिक कंटेंट के ऑर्डर में सजाओ, ABC को इनोलिक कंटेंट के ऑर्डर में सजाओ। सर सीरियल इनोलिक कंटेंट, सबसे ज्यादा इनोलिक कंटेंट किसमें? सर लास्ट वाला। ए में सर। सबसे सर, ज्यादा A में। इनोलिक कंटेंट A में, क्योंकि उसका स्टेरिक इंडेक्स सबसे यस कम। सर। उससे कम किसमें? सर बी। बी में। B में, और सबसे कम C में। अभी समझे? अभी यस सर। यस सर। अब इसी में अगर तुमसे कोई कीटोनिक का ऑर्डर पूछ ले तो उल्टा कर लो, सर उल्टा सर। कीटोनिक पूछेंगे तो A सबसे कम, B और सबसे ज्यादा C। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब और हम Yes, आपको sir. कंफ्यूज, अब हम और आपको और कंफ्यूज कर देते हैं, रुकिए मिला देते हैं। C के बाद मान लो D है और D ऐसा है, और D के बाद एक E है और E ऐसा है। अब बोलो उस ऑर्डर में इसको कहां रखोगे? बोलो। तो डी का कीटोनिक को सबसे आगे होगा, इनोलिक सबसे ज्यादा होगा डी का। सबसे ज्यादा कीटोनिक किसका होगा? सबसे ज्यादा कीटोनिक कौन होगा? सर अभी भी सर सी। सर सी। सर सी होगा। सबसे ज्यादा कीटोनिक डी होगा। वो अपने आप को घुमा देगा। हाँ सर। अच्छा ओ नीचे हो जाएगा ऊपर नीचे। वो अपने आप को घुमा देगा। तो अगर हम लोग मान लो कीटोनिक फॉर्म का ऑर्डर लिखते हैं, कीटोनिक फॉर्म का ऑर्डर लिखते हैं PCB AE। सबसे ज्यादा डी है, उससे कम कौन है? ई है। ई है, ई। देखिए हमेशा सुनिएगा, जो 1,3 डाई कीटोन है उसमें इनोल ज्यादा होता है, कीटोन कम होता है। और जो 1,2 डाईओन है उसमें कीटोन ज्यादा होता है, इनोल कम होता है। अब उसमें कीटोन किसमें ज्यादा और किसमें कम होता है वो रोटेशन पे है। अरे पूरा कंफ्यूज। यस सर समझ गए सर। नहीं सर समझ गए सर। साइकिल के वजह से यहाँ पे तो घूमेगा। हाँ, डी इससे कम कौन है? ई है। जिसमें कीटोन ज्यादा होगा उसको सोचो, कीटोन जिसमें ज्यादा होगा। अब पीछे वाला तीनों तुम सीख चुका, सी, उसके बाद बी और सबसे कम ए।
बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। नहीं नहीं, तुम इतना जल्दी मत समझो इस सबको। और वो ब्रांच ये वाला समझ में है। आप इन सबको एक साथ देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। आप इन सबको एक साथ देखिए, पहले एक साथ देखिए, सुनिएगा ध्यान से। ये 1 2 3 डाइकीटोन है, ये भी मेरा 1 2 3 डाइकीटोन है, ये भी मेरा 1 2 3 डाइकीटोन है। 1 2 3 डाइकीटोन में कीटोन कम, इनोल ज्यादा होता है। कारण इंट्रामॉलिक्यूलर 6 मेंबर का रिंग है, कंजुगेशन है, तो इन सब का कीटोनिक फॉर्म कम होगा कंपैरिजन टू 1 2 डाइकीटोन, 1 2 डाइकीटोन से। बोलो समझा? यस सर। तो कीटोन ज्यादा डी और ई में होगा, इसमें कीटोन ज्यादा होगा, इसमें इनोल ज्यादा होगा, कीटोन थोड़ा कम होगा इनके कंपैरिजन में। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब देखो डी और ई में क्या है कि डी में फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन से इसका कीटोन सबसे ज्यादा हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। और उससे कम ई हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अरे बाकी तो तुम अपने से लिख के रखा है यार कि कीटोन सी ज्यादा है बी और ए, तो सी बी ए। यस सर। यस सर। आप बोलो कोई दिक्कत? नो सर। आ जाओ अगला। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का तरीका है। बेस कैटालाइज्ड है और एसिड कैटालाइज्ड है। बेस कैटालाइज्ड है तो इधर डबल बॉन्ड बनना चाहिए, एसिड कैटालाइज्ड है तो इधर डबल बॉन्ड बनना चाहिए। बात समझ रहे हो? देखो ये वाला है, ये वाला है हम लोगों का, ये वाला है हम लोगों का लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो बेस के केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड, और ये वाला है मोर सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम आपको एक प्रीवियस, एक मिनट, हम आपको एक प्रीवियस एग्जांपल दिखाना चाहते हैं जहां चाहो नहीं चाहो दोनों केस में एक ही आंसर आप बना रहे थे। कारण था कि वहां अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था, ये वाला था ना एग्जांपल। यस सर। कारण यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं था, करेक्ट ना? कोई दिक्कत तो नहीं था। अब हम अगला एग्जांपल हम आपको देने जा रहे हैं जहां फिर से आप चाहिए नहीं चाहिए आपको एक ही आंसर लाना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप एसिड कैटालाइज्ड लेते हैं तो इधर पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, और अगर आप बेस कैटालाइज्ड लेते हैं तो उधर पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम एसिड कैटालाइज्ड वाला लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड डालेंगे ना तो इसके अंदर का एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एंगल स्ट्रेंथ मतलब पहले ही से यहाँ पे एक छोटा सा रिंग बना हुआ है और आप एक डबल बॉन्ड डाल दिएगा तो रिपल्सन और बढ़ेगा, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। एंगल स्ट्रेंथ बढ़ने से ये लीस्ट स्टेबल होगा, तो चाहे ये बेस कैटालाइज्ड हो या एसिड कैटालाइज्ड, यही होगा मेजर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर आप एंगल स्ट्रेंथ को ध्यान ना रखें, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप एंगल स्ट्रेंथ को दिमाग में ना रखें तो बेस कैटालाइज्ड में ये होगा मेजर प्रोडक्ट और एसिड कैटालाइज्ड में ये होगा मेजर प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन एंगल स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज्यादा है, तो हम शुरुआती क्लास में आपको बता चुके हैं कि मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेंथ अगर बढ़ा तो मॉलिक्यूल कभी उसको फॉर्म नहीं करना चाहेगा। ये सब था सीपीएम का स्टेबिलिटी, इन सब में आपको अच्छे से बताया गया। हाँ यस सर। ठीक है, तो कभी भी अगर एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो वो लीस्ट स्टेबल होगा, तो चाहे एसिड कैटालाइज्ड हो या बेस कैटालाइज्ड, यही होगा मेजर प्रोडक्ट। ओके हाँ सर। ठीक, बढ़िया। In both cases, either acid catalyzed or base catalyzed 2 is the major product or more stable. अब आइए फिनॉल। फिनॉल have almost 100% इनोलिक फॉर्म। ये है इसका कीटो फॉर्म और ये है इसका इनोलिक फॉर्म। जैसा हम पहले भी तुमको बोल चुके हैं, इसके अंदर एरोमेटिसिटी है और उस एरोमेटिसिटी के बदौलत कीटो फॉर्म से इसका इनोलिक फॉर्म हाईली स्टेबल है। ओके, ऑलमोस्ट 100% उधर ही रहता है। इसका के वैल्यू लगभग है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत हाई होता है। कारण के वैल्यू मतलब क्या? के वैल्यू मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो सारा प्रोडक्ट बन गया तो बहुत ज्यादा ना बड़ा होगा। यस सर। अभी देखिए आपसे बोला गया है कि देखो भाई ये एक मॉलिक्यूल है,
ये एक मॉलिक्यूल है जो 100% कीटो फॉर्म में रहता है, वो इनोल में नहीं जाना चाहता। और ये एक मॉलिक्यूल है जो 100% इनोलिक फॉर्म में रहना चाहता है। प्लीज एक्सप्लेन। चलिए आप बताते हैं। आपके पास जो पहला मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, आप जैसे ही इसका कीटो फॉर्म से इसका इनोलिक फॉर्म बनाएंगे, देखिए इनोलिक फॉर्म हम मान लीजिए H+ दे देते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो आप जैसे ही इसका इनोलिक फॉर्म बनाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड आके OH आ जाएगा, ठीक है। और आप दूसरे वाले का इनोलिक फॉर्म बनाएं, जरा गौर करें, दूसरे वाले का इनोलिक फॉर्म बनाएं, वो में H आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप एक H+ दिए, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दो, ये डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दो। अब जरा देखो इसमें ऐसा क्या है कि नहीं बनना चाहता, तभी ना कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, बोल रहा है कि 100% कीटो में रहना चाहता है। क्यों 100% कीटो में रहना चाहता है? कारण है कि जो बना है उसको जरा गौर करो, ये एंटी एरोमेटिक है, बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं बनना चाहेगा, कभी नहीं। इसलिए है ना कीटो फॉर्म में रहेगा, अपने आप को कीटो फॉर्म में रखेगा। और जो अगला बना है उसको जरा गौर करो, अगला जो बना है उसको जरा गौर करो, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एडजस्टमेंट, देखिए एडजस्टमेंट, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन अपना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दोनों ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O- प्लस O-प्लस। अब देखिए क्या ये एरोमेटिक है? यस सर। एरोमेटिक है, इसलिए ये 100% बनना चाहता है, जबकि प्रीवियस वाला में एंटी एरोमेटिक था, इसलिए वो नहीं बनना चाहता। क्या आपका दिमाग इस लेवल में पहुंच पाएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ। तो यस सर। ठीक, नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप कॉपी नोट्स जब बनाएंगे तो इस तरह से देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, लास्ट सेक्शन खत्म करें इसको। देख चुके भाई कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म क्या होता है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, बिल्कुल इसी तरह से कहीं भी अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ रखा और नाइट्रोजन पे OH है, तो आप उसका ऑक्साइन फॉर्म और नाइट्रोसो फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्साइन फॉर्म और नाइट्रोसो फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल होता है। ठीक है सर, थोड़ा बना के दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देते हैं। C डबल बॉन्ड N है और इसके पास एक OH है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, ऐसा है। गौर करना, हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में आपके तरीके से लेके चलते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। यहाँ O के साथ H है, O के साथ H है, ठीक है। अभी देखो हो क्या रहा है, अभी कुछ हो ये रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और ये हाइड्रोजन यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा। देखो तो जो बना उसको जरा देखो तो, क्या जो बना वो तुम्हारे पास बॉन्ड C, इसके साथ एक H आया और N डबल बॉन्ड O हो गया। ये रहा हम लोगों का ऑक्साइन फॉर्म और ये रहा नाइट्रोसो फॉर्म। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर कहीं रहेगा इस तरीके से तो दिमाग खुला रखना कि यहाँ पे आप टॉटोमेरिज्म भी दिख सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एमाइन फॉर्म मतलब ये वाला, हम आपको एकदम सिंपल सा कन्वर्सन बताते हैं। देखिए ये पाई बॉन्ड उठा के यहाँ से यहाँ भेज दीजिए और एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ ले आइए, क्या ये बन जाएगा? यस सर। ठीक है। एमाइन फॉर्म और इमीन फॉर्म, एमाइन फॉर्म और इमीन फॉर्म, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। इस केस में देखो, ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आएगा और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। बोलो सही है? जी सर। यस सर। लैक्टम फॉर्म एंड लैक्टिन फॉर्म, ये सब टॉटोमेरिज्म का पार्ट है, लेकिन आपका 100% का क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन केवल इससे रहता है। इसमें क्या हुआ था
इसमें ये हुआ था कि यहाँ का कोई एक हाइड्रोजन पकड़ लीजिए भाई, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। बोलो हाँ कि ना? हर केस में बहुत सिंपल, हर केस में बहुत सिंपल। ये यहाँ से यहाँ गया था और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ गया। हर केस में देखो एक ही जैसा फिगर आपको दिखेगा, हर केस में तुमको एक जैसा फिगर दिखेगा। देख रहे हो? Yes. This is all about your tautomerism. Everything tautomerism, कौन शो करेगा, कौन नहीं करेगा, कब कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, सबको आप एक बार शॉर्ट नोट्स में 2 मिनट में देखें, हम लोग काम को खत्म करें। हाँ, देखिए ध्यान से। आप स्टार्ट किए थे कहीं टॉटोमेरिज्म से। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म जिसमें है ना आइसोमर्स आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। इसको हम लोग एसिड के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और बेस कैटेलाइज भी करा सकते हैं। शायद ये बहुत छोटा हो गया, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। हम लोग एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। एसिड कैटेलाइज में भी आपको कन्वर्शन दिखा दिया गया, बेस कैटेलाइज में भी आपको कन्वर्शन दिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद आया कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। तो आपको 2 चीज फॉलो अप करना है, एक अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और दूसरा अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। अगर कोई मॉलिक्यूल ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से यस, एग्जांपल सब आपके पास है। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को देखने में, अगर हमारे पास एक कीटो है तो हमेशा ध्यान रखना कि कीटो फॉर्म इज हाईली स्टेबल, 99% स्टेबल कंपैरिजन टू इनोल फॉर्म, खाली एक को छोड़ के। और वो एक कौन था भाई? एक कौन था हम लोग का? फिनॉल। फिनॉल अगर अकेला फिनॉल है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब इस केस में आपको ये भी बताया गया कि अगर हमारे पास बेस कैटेलाइज्ड और एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्सन है कीटो का इनोल में, तो अगर हमारे पास बेस कैटेलाइज्ड है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर होगा, मतलब बाहर में रहेगा डबल बॉन्ड। और अगर हमारे पास एसिड कैटेलाइज्ड है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब अंदर वाला जो डबल बॉन्ड बनेगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? यस, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी था, आपको बताएगा। अगर मोनोकीटोनिक ग्रुप है तो हमेशा मोनोकीटोन वाले में कीटोनिक फॉर्म इज मच मोर स्टेबल कंपैरिजन टू इनोलिक फॉर्म। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है एक्सेप्ट फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे के का वैल्यू। अब जब हमारे पास 1,2 डाई कीटोन है, अगर 1,2 डाई कीटोन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो रोटेट करके कीटोनिक फॉर्म को ज्यादा स्टेबल कर देगा। लेकिन अगर उस केस में साइकिल में मौजूद है तो वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसलिए कीटोनिक फॉर्म का स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इनोलिक फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो कीटोनिक फॉर्म से इनोलिक फॉर्म स्टेबल। अब देखो, अगर हमारे पास 1,3 डाई कीटोन है, 1,3 1 2 3 1,3 डाई कीटोन है, तो इस केस में जैसे ही हम लोग उसका इनोलिक फॉर्म बनाते हैं वहां पे एक 6 मेंबर का रिंग बनेगा, एज वेल एज लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का कंजुगेशन भी होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इनोलिक फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल कंपैरिजन टू कीटोनिक फॉर्म। ओके। अब इस केस में अगर हमारे पास R1 R2 R3 तीन तरह का अल्काइल ग्रुप्स है, अगर वो छोटा है तो इनोलिक फॉर्म ज्यादा है, और अगर वो अल्काइल ग्रुप्स बड़ा है तो कीटोनिक फॉर्म ज्यादा है। बोलो सही कि नहीं? यस सर। ठीक है। फिर देखा गया कि अगर कहीं एंगल स्ट्रेन इस तरह का कोई फैक्टर आ जाए तो आपको देखना पड़ता है जो ज्यादा स्टेबल बन रहा होता है, जिसमें एंगल स्ट्रेन कम होता है, वही मेजर प्रोडक्ट होता है, वही मोर स्टेबल होता है। ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास सारा का सारा सेक्शन जिसको हम लोगों को डिस्कस करना था। आई होप सो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, अगले दिन स्टार्ट करेंगे जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सारे आइसोमेरिज्म पे काम करो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो भी क्वेश्चन मिले बनाओ। बाकी हम अगले दिन कलेक्शन के साथ आएंगे तो आपको आइसोमेरिज्म पे भी अच्छा खासा काम करने को मिलेगा। ओके, कोई डाउट? चलिए ठीक, शाम में मिलते हैं जीओसी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू। 7:15 से अभी देखा जा रहा है कि किसका बैच लगेगा। केमिस्ट्री लगेगा, मंजीत सर का लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अपना बैच है ना 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9 बजे से फिर आगे चलेंगे।